नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज काफ़ी दिन बाद हम वापस रूबरू हो रहे हैं। कुछ समय कुछ व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से मैं सुचारू रूप से क्लास नहीं डाल सका, तो उसके लिए आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज हम देखो पुनः अपने सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। और आज अब आपकी जैसे कि परीक्षाएं भी नज़दीक है, तो मैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और आपके पाठ्य जो कर्म है उसमें जो मुख्य विशेष बिंदु है जो सीमित होते हुए अधिक अंक प्राप्त करते हैं और समझने लायक की चीज़ें हैं वो आपको अध्ययन कराऊंगा। उसी के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो मैं आज आपको देखो पढ़ाने जा रहा हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, अपना जो संविधान है उसमें जो शासन की व्यवस्था है उसमें द्विशासन व्यवस्था है। कौन सी है? द्विशासन व्यवस्था है। द्विशासन का व्यवस्था का मतलब हो गया कि हमारी दो प्रमुख सरकारें होंगी, एक तो केंद्रीय सरकार होगी और दूसरी राज्यों में होगी राज्य सरकार। ये देखो पहले से होने वाली चीज। पहले हम इसकी स्तर की बात करते हैं कि देखो, हमें जो शासन संचालन के जो अधिकार जो विधि देता है वो संविधान देता है। यानी समान रूप से किसी शासन के जो संचालन के लिए जो कानून, जो नियम, जो विधि होती है वो संविधान होता है। और संविधान के अंतर्गत संविधान के कानूनों का पालन करते हुए उसके अनुसार जो शक्तियों का उपयोग करता है वो सरकारें कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सरकारें। किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का वहाँ की संहिता यानी संविधान के अनुसार वहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने का जो काम करती है वो सरकारें होती हैं। और अपने संविधान में द्वि सरकारों का वर्णन किया गया है। द्विस्तरीय सरकारें, यानी एक तो केंद्र में सरकार होगी जो सभी पूरे देश की एक सरकार होगी और उसके नीचे राज्यों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हो सकती है। ठीक है, तो ये द्वि सरकारी व्यवस्था है। इनमें देखो क्या है, इसको आप मूल विषय समझना। इस संविधान में हमें 3 सूचियां बना दी गई कि जिनके अंतर्गत कानून का निर्माण होता है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। बस यही चीज आपको महत्वपूर्ण देना है, ध्यान देखिए। संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है, उनमें कानून के विषय रखे गए हैं कि संघ सूची में विषय, राज्य सूची में विषय और समवर्ती सूची में विषय। जो संघ सूची के विषय हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे विषय जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, शासन व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और संपूर्ण देश के लिए वो एक महत्वपूर्ण महत्व रखते हो, ऐसे विषय संघ सूची में आते हैं। तो देखो, इस संघ सूची में जो कानून बनाया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। समझ के होंगे, संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। और जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकारों का होता है। किनका होता है? राज्य सरकारों का होता है। और ये जो समवर्ती है उस पर केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर मान लो किसी विषय को लेकर के, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है तो राज्य सरकार भी कानून बनाती है। अगर ऐसे विषय में दोनों सरकारें कानून बनाती है और उनमें दोनों सरकारों में मतभेद होता है तो वो केंद्र सरकार का ज़्यादा मान्य होता है। तो आपको पहली चीज़ तो ये समझ लेनी होगी कि अगर संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना हो तो कानून बनाएगी केंद्र सरकार, और अगर राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाना हो तो वो बनाएगी राज्य सरकार। यहाँ तो समझ में आ गया। संविधान में हमारी 3 स्तरीय सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार। ठीक है, और तीसरी बात कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएगा वो बनाएगा केंद्र सरकार, और राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो कानून बनाएंगे वो कानून बनाएंगे राज्य सरकारें। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं सरकार की। ये सरकार क्या होती है? तो देखो, सरकार के मैंने बारे में बताया
कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालन करने की जो शक्ति जिसके पास प्राप्त होती है वो राज्य उसकी सरकार कहलाती है। अब हम बात करते हैं सरकार का। सरकार का रूप मैंने बता दिया कि सरकार दो प्रकार की होती है, और सरकार के अंग की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सरकार के अंग। देखो, कोई भी सरकार है उसका गठन किसी एक व्यक्ति को लेकर के या एक वर्ग को लेकर के नहीं होता, बल्कि तीन सरकार के अंग होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहली है विधायिका। विधायिका को व्यवस्थापिका बोलते हैं। दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग आता है इसका वो है न्यायपालिका। इसे समझना बेटा, ये एक महत्वपूर्ण डायग्राम है जो सरकार के कार्यशैली को समझाती है। कोई भी सरकार कानून कैसे बनाती है, कैसे वो लागू होता है, और किस प्रकार सरकार है वो शासन संचालन करती है, और किस प्रकार सरकार के अंग के रूप में न्यायपालिका से न्याय दिलाती है, ये चीज़ आपको बनना। ठीक है, तो देखो विधायिका किसकी बात करें? विधायिका। एक मिनट देखो, यानी अब देखो इसको समझना है ना, जो समवर्ती सूची और संघ सूची के जो विषय होंगे, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसके साथ साथ में कोई भी नया कानून होगा वो बनाना होगा, तो उस कानून को बनाने का, उसकी व्यवस्था करने का और शासन संचालन की व्यवस्था करने का जो काम होगा वो किसका होगा? विधायिका का होगा। भारत की विधायिका कानून का निर्माण करती है। उस कानून के निर्माण को करने के बाद में उसे लागू करना, उस पर अमल करना, उस पर कार्य करना जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है। किसका होता है? कार्यपालिका। अब विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका के ऊपर उस पर किया गया कार्य संविधान सम्मत है या नहीं है, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, किसी नागरिक के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, या किसी नागरिक के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, या संविधान के किसी अनुच्छेद का हनन तो नहीं हो रहा, या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं हो रहा, इन सब की जांच करने का और इन कार्यों में संरक्षण प्रदान करना या न्यायिक व्यवस्था के तहत ये कार्य न्यायपालिका का होता है। किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। देखो, जो कानून बनाएगी विधायिका, यानी शासन संचालन की जो व्यवस्था होगी वो करेगी विधायिका। कानून बना करके, नियम बना करके देश के संचालन के लिए व्यवस्था करेगी, तो इसलिए इसे व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो कानून बनाया गया उस पर कार्य करने का काम, उसे अमल में लाने का काम होता है, वो होता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका क्या करेगी? उसे अमल में लाएगी, उस पर कार्य करेगी। अब वो जो कानून बनाया गया है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, क्या कानून सही है या गलत है, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा, क्या विधायिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, क्या कार्यपालिका उस पर जो कार्य कर रही है वो सही है या नहीं है, विधि सम्मत है या नहीं है, ये सभी चीज़ों की जांच जो करने का काम होता है, न्याय दिलाने का जो काम होता है वो होता है न्यायपालिका का। किसका होता है? न्यायपालिका का। समझ में आ गया होगा। तो देखो, सरकार के व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन दोनों में यही तो एक दूसरे से संबंधित होती है, पर ये हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। देखो, विधायिका और कार्यपालिका सरकार के अपने स्तरों पर होती है। जैसे केंद्र सरकार होगी तो उसकी विधायिका और कार्यपालिका होगी, राज्य सरकारें होगी तो उनकी विधायिका और कार्यपालिका होगी, लेकिन न्यायपालिका अलग अलग नहीं होती। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखो, हमारी न्यायपालिका विधायिका और कार्य जो पालिका है उससे अलग है, भले ही उससे संबंधित हो, लेकिन उस पर उसका किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या प्रभाव नहीं होता। अगर भारत का कोई सामान्य नागरिक हो या कोई संवैधानिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक होगा तो उसके साथ में एक विधि, एक कानून, एक संहिता होगी और दंड भी उसको उसी के समान दिया जाएगा। चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति अपराध करे, चाहे बड़े से बड़ा कोई कर्मचारी अपराध करे, उसके लिए समान कानून होगा और समान उसको दंड प्राप्त होगा। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई प्रभुत्व नहीं है। और भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक हो,
उसके लिए समान कानून और समान न्यायिक प्रक्रिया होगी। क्या होगी? समान न्यायिक प्रक्रिया। ये नहीं कि राज्य में न्यायालय अलग होंगे, केंद्र में न्यायपालिका अलग होगी। न्यायपालिका हमारी भारतीय एकीकृत न्यायपालिका है। समझ गए होंगे यहाँ तक? अब हम देखो आगे बात करते हैं। देखो जो अब हम बात करें केंद्र सरकार की, इसकी बात करें केंद्र सरकार की, देखिए इसकी बात करें हम केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो केंद्र में जो कानून बनाने का काम है वो बड़ा संसद करती है। कौन करती है? संसद। वेरी वेरी मोस्ट। यहीं से आपको पूछा जाता है कि केंद्र की विधायिका को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, उसके अगर हम आगे बात करें तो देखो संसद का गठन जो होता है उसके दो सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, ये तो उसके दो सदन हैं, और जो तीसरी चीज है वो इसका तीसरा जो अंग है वो है राष्ट्रपति। इनसे मिलकर के हमारी संसद का गठन होता है। देखो अब समझना, संविधान का अनुच्छेद 79, कौन सा अनुच्छेद का, जो संविधान का अनुच्छेद है 79। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, ये हमारे मूल संविधान में वर्णित थे। और इनमें जो 79 अनुच्छेद है वो हमारी केंद्र की विधायिका का वर्णन करती है। ये कहती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार देश में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था वो संसद होगी। क्या होगी? संसद होगी। यानी केंद्रीय विधायिका को संसद नाम से संबोधित किया जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि संसद का गठन, किसका गठन? संसद का गठन उसके दो सदनों, लोकसभा, राज्यसभा और उसके तीसरा अंग राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का गठन होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? कैसे? देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी संसद बनती है। लोकसभा और राज्यसभा ये दो तो इसके सदन है। क्या है? सदन। और राष्ट्रपति इसका अंग है। क्या है? अंग। यानी कि केवल आपको ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि संसद की कितने सदन है, तो संसद के दो सदन है। कौन कौन से सदन है? एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। आपको पूछ ले कि संसद का निर्माण होता है या संसद के भाग है या संसद के अंग है, तो देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी संसद बनती है। और संसद का जो काम होता है वो जो समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का काम होता है। समझ में आ गया होगा कि मानो कोई भी कानून बनाना है केंद्र सरकार को, इस केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना है तो वो कानून बनाने का काम कौन करेगी? विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसे केंद्र की विधायिका या व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। और संसद को कोई कानून बनाना है तो ये संसद के तीन ऐसे दो सदन और ऐसा तीसरा राष्ट्रीय अंग है जो तीनों मिलकर के कानून निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कानून निर्माण का काम करते हैं। देखो ये दो सदन है। कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है कि देखो इन सदनों के सदस्यों के द्वारा उस कानून के विषय में प्रस्ताव रखा जाता है। वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक को छोड़ करके आगे हम बात करेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में वो रख देते हैं। 2/3 बहुमत के बाद में वो उस सदन से पास हो जाता है, दूसरे सदन में रख दिया जाता है, दूसरे सदन में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो प्रस्ताव कानून के रूप में निर्मित होता है। यानी कि मान लो कोई कानून बनाना है तो पहले लोकसभा में रखा गया, यहाँ से इसे 2/3 बहुमत से क्या कर दिया? पास कर दिया है। 3 में से 2 सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया गया। ये कानून फिर कहाँ आएगा? राज्यसभा में। और मान लो राज्यसभा ने इसको पास कर दिया तो राज्यसभा के बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद में ये कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार जो केंद्र की विधायिका है यानी संसद है उसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। कानून बन गया, अब उस कानून को लागू करने का काम
इसका होगा वो होगा कार्यपालिका। किसका होगा? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका के रूप में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि देखो राष्ट्रपति के द्वारा ही हस्ताक्षर करके ये जारी किया जाता है कि ये जो नवीन कानून बना हुआ वो संपूर्ण देश में लागू होगा। ठीक है। और उसको लागू कराने का जो काम होता है वो होता है केंद्र में प्रधानमंत्री का। किसका होता है? प्रधानमंत्री का। ठीक है। जो प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा? उस कानून को लागू करेगा। लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए उसे जिसका सहयोग चाहिए, जिसकी स्वीकृति चाहिए, वो है मंत्रिपरिषद। ये तीनों मिलकर के केंद्रीय कार्यपालिका का क्या करते हैं? गठन करते हैं। जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया उस कानून पर कार्य करने, उसे लागू करने की जो व्यवस्था है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। कोई कानून बनाया संसद ने, लागू कर दिया, देश के अंदर सभी भागों में लागू हो गया। अब वो कानून जो बनाया गया वो विधि सम्मत है या नहीं है, यानी संविधान के अनुसार है या नहीं है, उस कानून के तहत ये नहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा हो। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपनी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा न्याय दिलाती है। अगर कानून गलत है तो उसको समाप्त करने का अधिकार इसके पास होता है, और कानून विधि सम्मत है तो उसे संवैधानिक रूप प्रदान करने का काम संविधान का से न्यायपालिका का होता है। तो ये अपनी केंद्र सरकार की क्या होती है? सुचारू रूप से होती है। अब न्यायपालिका में देखिए हमारे जो है वो एकीकृत न्यायपालिका है। हमारा जो पूरा भारत देश है उसकी सर्वोच्च जो न्यायपालिका है उसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। एक तो उच्चतम न्यायालय, इसके नीचे प्रत्येक राज्य और कुछ राज्यों का सामूहिक एक भी उच्च न्यायालय हो सकता है, उच्च न्यायालय। और इसके नीचे प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय न्यायालय होते हैं। स्थानीय न्यायालय ये चीज आपको समझनी है। न्यायपालिका भारतीय एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो देश का एक न्यायालय है जो हमारे दिल्ली में स्थापित है। ठीक है। उसके नीचे आता है उच्चतम न्यायालय जो राज्यों में स्थित होता है। ठीक है। और उसके नीचे राज्यों के जो न्यायालय होते हैं उच्चतम न्यायालय, उनके जो नीचे होते हैं वो स्थानीय क्षेत्रों के स्थानीय न्यायालय होते हैं। जैसे जिला न्यायालय या मान लो सिविल कोर्ट, ये सब जो न्याय व्यवस्था की होती है वो स्थानीय न्यायालयों में होती है। तो इस प्रकार की सरकार के है ना, सरकार केंद्र सरकार का ये जो प्रारूप होता है, कानून या सरकार का संचालन होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है कि विधायिका व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था की जाती है शासन संचालन की, और उस पर कार्यपालिका द्वारा कार्य किया जाता है, अमल किया जाता है, शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और न्यायपालिका द्वारा उससे न्याय दिलाया जाता है सही है या नहीं है वैधानिक रूप से, या उस कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस कानून का पालन कराने का जो काम होता है वो न्यायपालिका का होता है। ये बात हमारी आ गई किसकी? ये है हमारी बात केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार को लेकर के हम पहले विधायिका व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक को विषय रूप से अध्ययन रूप से पढ़ते जाएंगे। अब देखो इसमें मैं तुम्हें सामान्य जानकारी देता हूँ, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किस करके आगे ये आपको डायग्राम दिखा रखना है। केंद्र सरकार और उसके अंग के रूप में ये जो उसका डायग्राम है, विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आप अगर इसको समझ गए ना तो मान लो आपके लगभग जो पर्सन होगा वो 30% तो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको उसका क्रम पता चल जाएगा कि भाई हाँ संसद है वो व्यवस्थापिका होती है, कानून बनाती है, किस विषय पर वो बनाती है, संघ सूची और समिति सूची पर। आगे समझो, आगे बात करते एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे देखो, यहाँ तक आपने समझा, अब एक बात समझना, हटा दो इसको मैं।
केंद्र में व्यवस्थापिका है उसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र में जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। केंद्र में जो व्यवस्थापिका होती है या विधायिका होती है उसे संसद कहा जाता है। और जो संसद का स्वरूप वर्तमान में हमारी भारतीय संसद का है, 2 सदन राष्ट्रपति, वो हमने जो स्वरूप प्राप्त किया था वो ब्रिटेन से किया था। यानी संस्थात्मक जो शासन प्रणाली है, जो संस्थात्मक ये शासन प्रणाली है, ये हमने कहां से ग्रहण की थी? ब्रिटेन से। कहां से ली थी? ब्रिटेन से। देखो, भारत चूंकि पहले स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो उसके दौरान अंग्रेजों के उपनिवेशित दौरान काल में ब्रिटेन में शासन व्यवस्था थी, वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था थी। वहाँ संसद के 2 सदन थे, पार्लियामेंट के 2 सदन थे, और एक वहाँ का वंशानुगत राजा था। ठीक है, वहाँ का राजा था, वो वंशानुगत था, और उसके कार्यों के लिए संसद हुआ करती थी। उसी का रूप हमने ग्रहण किया, लेकिन हमने जो वंशानुगत राजा का पद था उसके स्थान पर राष्ट्रपति का पद सर्जित किया, जो कि हमारी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको दर्शाता है। प्रश्न भी आया हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो उसका जो आंसर होता है वो ये होता है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चुना जाता है। क्या होता है? चुना जाता है। इसलिए क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हमारा भारत का राष्ट्रपति क्या है? चुना जाता है। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और ये शासन संचालन की जो यानी संसद की जो हमने शासन प्रणाली ली वो ब्रिटेन से ली थी। ये समझ में आ गया? अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद, जो ये अनुच्छेद 79 है, इस अनुच्छेद 79 में लिखा गया कि केंद्र सरकार के अधीन संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम संसद का। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 79 में ये उल्लेख की केंद्र सरकार के अधीन यानी केंद्र सरकार के जो विधायिका के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम कौन करेगी? कानून संसद करेगी। यानी कानून बनाने का, यानी संसद कानून बनाने का विषयों पर जो कानून बनाने का जो काम है वो संसद करेगी। यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसके रूप में कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये बेसिक था। इसके बाद में अब हम विस्तार से संसद का पूरा अध्ययन करेंगे, जो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और अगली क्लास लेना न भूलें, क्योंकि ये तो बेसिक था, ये तो हमने आधार प्रस्तुत किया है, इसके बारे में प्रस्तावना प्रस्तुत की है। अब इसके आगे हम पूरी बात करते हैं, जो देखिए अगली कक्षा में